जैसा था ना वो एग्जैक्टली वैसा था, 5 टाइम का नमाजी आदमी है। तसल्ली मिली जब श्रुतिका विक्ट हुई, क्योंकि कर्मा आया, प्लीज शादी कर लो, क्योंकि करण जी आपको तो कोई लड़की सहन ही नहीं कर पाती, अब तुम आपको बर्दाश्त कर रही है इतने अच्छे से, तो प्लीज शादी कर लो। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज़ मी अंपिका सिंह एंड मेरे साथ है यामिनी, जिन्होंने बिग बॉस में काफ़ी धमाल मचाया है और बहुत सारी जो उनके साथ कह सकते हैं ना, इतनी बबली लड़की को ट्रोल भी बाहर बहुत किया गया और भी पता नहीं कौन कौन से एंगल बनाए गए नए। बट यामिनी ये बताइए कैसी हैं आप? मैं वैसे मजे में हूँ, बिल्कुल मस्त बिंदास बढ़िया, जैसी गई थी वैसी बाहर आई हूँ। लाइफ कितनी बदल सी गई है बिग बॉस का हिस्सा होने के बाद से। हाँ, लाइफ ऐसे बदली है कि अभी सब बहुत प्यार दे रहे हैं, लॉट ऑफ ग्रेट कॉल्स हैपनिंग, ग्रेट मैसेजेस, डीएम्स भरे पड़े हैं। थोड़ी सी ट्रोलिंग हो रही है, थोड़ा सा बड़े गंदी गंदी बातें भी बोली जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि हेटर्स नहीं है, हेटर्स भी हैं, बट परसेंटेज जो है लवर्स की ज़्यादा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। घर की अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं, थोड़ी बातें तो अपनी हो गई है बट आज हम खुलकर बातें कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं एक दूसरे से। सो यामिनी ये बताओ, जब आप घर में जा रहे थे क्या आपको लगा था कि मतलब क्योंकि रियलिटी शो तो है, इतना आपको पता है और भी आपने देखा होगा पहले, बट आपके अंदर जाने के बाद जो डबल फेस होता है इंसान का आज के जनरेशन में, जो फ्लिप होता है इंसान अपनी बातों से, यहाँ कुछ वहाँ कुछ, वो चीज़ें कितना एक्सपीरियंस किया आपने? मज़ा कितना आया, गुस्सा कितना आया? सब फ्लिप करते हैं भाई, सब फ्लिप करते हैं। जिसको जहाँ सेफ्टी मिलती है ना कि नॉमिनेशन से बच जाएंगे या फिर जनता की नज़रों में अच्छे हो जाएंगे, वो दो कैटेगरी में सब रहते हैं कि एक सबको महान बनना है अंदर, और दूसरा जहाँ से नॉमिनेशन सेव हो सकते हो तो उधर से बच के निकल लो। सब फ्लिप होते हैं, कोई मतलब ऐसा कोई नहीं जो ना फ्लिप हुआ हो। सबसे ज़्यादा पलटूबाज कौन लगा है? तो सबसे ज़्यादा वाली बात ही नहीं है, मैं कह रही हूँ सब फ्लिप हुए हैं। वो तो एक बेचारा वो बदनाम हो गया जिसका आप नाम ले रहे हो, नाम लेना चाहते हो, तो लेकिन सब फ्लिप मार जाते हैं, कोई भी कभी भी ऐसे करके बदल जाता है। रियल गेमर कौन लगा अंदर आपको, जो मतलब देख के लग रहा है कि हाँ, और साथ में रहकर भी आई हो आप, लगा ऐसे कि हाँ ये सच में गेम खेल रहा है और ये हॉनेस्ट है अपने गेम को लेकर? देखो, करण जी रियल गेमर है, बिल्कुल। हर सीज़न में एक मास्टरमाइंड होता है, इस सीज़न में करण जी मास्टरमाइंड है। फुल दिमाग लगा के उन्हें सब पता है कब कौन सा ऐसे वो फेंकना होता है ना, पासा फेंकना कहते हैं ना उसको, कब पासा फेंकना है, उन्हें सब पता है। और देख लो, क्लियरली उन्होंने एक लव एंगल भी बना रखा है, हेट एंगल भी बना रखा है। विवियन से भी दोस्ती है, दोस्ती है, दोस्ती है, दोस्ती नहीं है, दोस्ती नहीं है। अविनाश से सडनली ऊपर घोड़े पे बैठना स्टार्ट कर दिया। शिल्पा जी को देखो, लास्ट तक विक्टिम मोड प्ले करते रहे और अचानक फिनाले से एक वीक पहला एकदम से सरक गए कि अरे मैं तुमसे नाराज़ हूँ, ये वो। तो कहीं ना कहीं शिल्पा जी के एविक्शन में भी उनका एक हाथ हो गया, सपोर्ट छोड़ दिया लास्ट में आके उनका। आपको कितना शॉकिंग लगा चाहत का बाहर आना, शिल्पा जी का बाहर आना, क्या कहना चाहेंगी? नहीं, शॉकिंग नहीं लगा बिल्कुल भी, बड़े नॉर्मल एविक्शंस हैं ये, और ये होने ही थे। और एक एक करके तो अब तो सभी बाहर आते जाएंगे, अब क्या शॉकिंग रह गया है, अब तो ज़रा सरप्राइजिंग रह गया है कि ट्रॉफी किसको मिलेगी। चाहत के साथ बीच में जो भी हुआ, जो भी इंसिडेंट दिखाया गया मेकर्स की तरफ से, मतलब उनकी लव लाइफ दिखाने की पूरी कोशिश की गई कि मतलब बस लड़के को लाकर स्टेज पे खड़ा ही कर देंगे, ऐसे ऐसा माहौल बना दिया गया। और वो एक फ़ोटो से मतलब सारा एंगल बनाया गया, जो आपने भी देखा होगा। एक हार्ट शेप का केक था जिसपे चाहत ऐसे करके फ़ोटो निकाली, आपने देखा है? हाँ हाँ, देखा है वो, बट अभी पता नहीं कि कौन है क्या है, ये तो सब सस्पेंस है, तो कैसे कमेंट करें जब कुछ पता ही नहीं है। बट चाहत के साथ आप घर में भी रहकर आई हो, चाहत के साथ रहकर मतलब जो उनके लिए अलग अलग बाहर पॉइंट ऑफ व्यू है सबके अलग अलग, आपको क्या फील हुआ पर्सनली, आपने क्या उनके साथ एक्सपीरियंस किया है? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब मैं घर के बाहर थी तब मैं बोल के गई थी कि चाहत और विवियन वगैरह, क्योंकि बहुत लड़ते थे, झगड़ते थे, सब होता था, तो मैं कह के गई थी कि शायद मेरी चाहत से नहीं बनेगी क्योंकि वो बहुत लड़ाकू है। बट जब मैं अंदर गई तो चाहत मेरे साथ स्वीट थी, तो जब तक वो मेरे साथ स्वीट थी मैं भी बहुत प्यार दे रही थी उसको। अब मैंने भी उसको बोला नहीं मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तुझे प्रोटेक्ट करूँगी, और मैं उसके लिए लड़ जाती थी, किसी से भी लड़ जाती थी। फिर अचानक नॉमिनेशन हुआ तो मैं सेफ थी और चाहत नॉमिनेटेड थी, तो उस दिन से अब उसका फिर से, अब घर में ना लोग ऐसे हैं कि दिमाग लगाते हैं कि जैसे ही नॉमिनेट हुए ना तो अब पूरा मसाला करना है, अब तड़का भड़का लड़ाई झगड़ा करना है। तो उसने उसी रात मेरे से बेड के लिए लड़ाई कर ली, और मैं बता रही हूँ वो 2 महीना पहले से रह रही थी, उसको उस बेड पे कभी नहीं सोना था उसको, क्योंकि खरनवीर के खराटे आते थे वहाँ पे, आवाज़ आती थी,
उसको अंदर कभी नहीं सोना था, उसको उसके बाद भी कभी नहीं सोना था। वो 2 दिन सोई, जब मैंने दिया ना बेड ले ले बेड ले ले, तो वो 2 दिन सोई, उसके बाद फिर बाहर चली गई। तो उसको वो बेड कभी चाहिए नहीं था, उसको सिर्फ एक झगड़ा क्रिएट करना था क्योंकि वो नॉमिनेटेड थी। उसके बाद उसने पूरा हफ्ता उसी के चक्कर में वो आलू वाला झगड़ा और ये सब, वो ज़बरदस्ती का झगड़ा कर रही थी। तो और वो हर बार ऐसे करती है, वो लोगों को इंस्टिगेट करती है जा जाके, कोई उसको कुछ नहीं कह रहा होता, नॉर्मल होते हैं सब, वो जाके उंगली करती है कि अब झगड़ा होगा। फिर वो मेरे को ऐसा मत बोलो, मेरे को ऐसा मत बोलो। अरे तुमने स्टार्ट किया था, हम तो चुपचाप बैठे थे, हम तो अपनी लाइफ में थे, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। तुम आई, तुमने हमको उंगली किया, तुम कुछ कर गई, तो अब हम तुमको जैसी रिएक्शन देंगे तो मेरे को ऐसा मत बोलो, सब मेरे को ऐसा करते, सब ऐसा। तो नहीं, वो जो बाद में विक्टिम कार्ड खेल जाती है ना, वो गलत है। एक्चुअली इंस्टिगेशन करती है वो। बट क्या वो सच में भोली भाली लग रही है या फिर दिमाग से तेज है? दिमाग की वो बहुत तेज़ है, उसको सब पता है कि कब कौन से ग्रुप में चले जाना है, कब कौन सा टाइम कोड, जैसे कोई टाइम कोड बनता है कैसे उससे सेफ्टी निकलवा लेनी है अपनी। तो दिमाग की वो बहुत तेज़ है, वो हर उसका मूव प्लान्ड होता है और ऐसे शट 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 दिमाग चलता है। हम सोच भी नहीं पाते जितनी जल्दी वो ना एक रिएक्शन प्लान कर लेती है कि अभी मैं अगर ये पंगा कर दूंगी ना तो ये हो जाएगा। जैसे एक टास्क था टाइम कोड वाला जिसमें पानी लेके पूरे रिंग रिंग राउंड राउंड घूमना था, तो उसमें एक राउंड में अगर रजत ने प्लानिंग किया था पहले कि मैं जल्दी जल्दी जाऊँगा और हिट करके लोगों को निकाल दूंगा, तो अगले राउंड में अभी जैसे राउंड स्टार्ट हुआ, जब प्लान हो गया कि अब रजत कुछ नहीं करेगा, तो आके चाहत ने हाथ मार दिया। तो वो ऐसे कांड कर जाती है और फिर भोली बन जाती है। अभी वो भोली कैसे बन जाती है ये नहीं समझ में आ रहा है। गुड एक्टिंग चाहत, वेरी गुड एक्टिंग। इसी के साथ ही आपने बताया कि करणवीर खराटे बहुत लेते हैं। हाँ, बहुत कराटे लेते हैं। पूरे रूम में गौंजते हैं, इतना बड़ा हॉल जितना बेडरूम है और पूरे बेडरूम में एक एक इंसान को कराटे आते हैं उनके। उनके अलावा और कौन खराटे लेता है? नहीं, एक्चुअली मैंने तो उन्हीं के खराटे सबने सुने हैं और किसी के नहीं सुने हैं, सबने उन्हीं के सुने हैं, बाकी तो हम सब सो जाते हैं उसके बाद। इसके अलावा यामिनी और क्या मज़े किए आपने जो शायद नहीं दिखाया गया होगा? क्योंकि कई बार ना अंदर जो हो जाता है टॉयलेट वगैरह को लेके, हाइजीन को लेके ना बहुत ज़्यादा लफड़े देखने मिले बहुत से सीज़न में। इस बार का हाईलाइट नहीं हो पाया, तो इस बार कुछ हुआ था ऐसा कि कोई ये कच्चे भूल गया है, कोई कुछ सैनिटरी वगैरह भूल गया है, ऐसा कुछ कांड हुआ था आप लोग के रहते? ये सब हमारे से पहले हो चुका था, ये वाली लड़ाइयाँ ये लोग लड़ चुके थे। जब तक हम गए तो ये इन पे बात होनी बंद हो गई थी। अब जिसको जो करना है करो, गंद मचा रहे हो गंद मचाओ, ये करो। बट हाँ, जैसे गंदगी के लिए ना मेरे को, जैसे मैं एक बर्तन का ना मेरा और ईडन का क्लियर था कि मैं चाय बनाऊंगी, ईडन ना उसका बर्तन धो देगी। ईडन के लिए भी चाय बनाऊंगी तो मैं चाय बनाऊंगी और ईडन बर्तन धोएगी, हम दोनों की आपस की डील थी। तो अगर बर्तन पड़ा मिल जाता था, ये लोग भाई करणवीर मेहरा का ग्रुप ना पागल हो जाता था, यामिनी ने गंदगी की है, यामिनी ने गंदगी की है। अरे एक बर्तन साइड पे सिंक में पड़ा हुआ है, सबके सिंक के बर्तन होते हैं ना, तो एक बर्तन मैं तुम्हारे बेड पे छोड़ के आई हूँ क्या वो बर्तन? ये पहली बात तो वो ईडन की ड्यूटी है, तो ईडन की जान खाओ, यामिनी पे क्यों आ रहे हो जब क्लियरली मैंने बोल दिया कि ईडन की ड्यूटी है, ठीक है। दूसरी बात, अगर पड़ा भी है तो वो सिंक में पड़ा है ना, तुमको क्या कह रहा है? लेकिन नहीं, गंदगी की है, गंदगी की। वो एक क्रिएट करना होता था ऐसे फालतू का, तो करते थे वो मैं भी कहती थी कर लो भैया। विवियन को कितना समझ पाई हैं आप? और नौरान के जाने के बाद से अब जो उनका चल रहा है एपिसोड्स में, जो आपने देखा होगा, क्या कोई बदलाव दिखा आपको नौरान के आने के बाद से? देखो, आप ना किसी की बेसिक नेचर नहीं चेंज कर सकते हो। अगर किसी की बेसिक नेचर है शांति परस्त, उस आदमी की नेचर है कि मुझे उसको नहीं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के झगड़ा करना या ज़बरदस्ती किसी को कुछ बोलना, तो वो नहीं बोल पाएगा। आप कितना भी कोई भी आके उसको समझा के चला जाए, उस इंसान की नेचर नहीं है ऐसे फालतू झगड़े करने की, और वो नहीं कर पा रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि नहीं सब झगड़ा कर रहे हैं तो विवियन भी झगड़ा करे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो रियल आदमी है, पूरा टाइम रियल रहा है जैसा वो था। अगर उसको कॉफ़ी पसंद है, कॉफ़ी लवर है, उसको जो जैसा था ना वो एग्जैक्टली वैसा था। 5 टाइम का नमाजी आदमी है, लड़कियों की पूरा लड़कियों से 1 फीट दूरी बनाए रखने वाला आदमी है, वो वैसा ही रहना चाहता है। तो लेकिन सब उसको ऐसे कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती ना, नहीं तुम भी चीख चिल्ला के दिखाओ। वो नहीं चाहता तो नहीं चाहता। यामिनी, घर में वॉचेस वगैरह होते नहीं है तो टाइम का तो कुछ पता होगा नहीं। सो ये जो विवियन नमाज़ पढ़ते थे, उनको पता कैसे चलता था कि हाँ अब मुझे ये पढ़नी है, या फिर जो भी होता है पास टाइम का अलग अलग? हाँ, तो हमने ना घर में 2 चीज़ों से आइडिया लगा रखा था। एक तो हल्की हल्की रोशनी तो आती ही थी, तो वो रोशनी से आपको पता चल जाता है कि सूरज किस साइड है, थोड़ा सा ना अंदाज़ा लग जाता था। फिर आपको शाम होते होते भी वो सनसेट जैसा टाइम पता चलने लग जाता था। फिर जैसी शाम होती थी तो घर की लाइटिंग चेंज हो जाती थी, तो उससे भी हमें पता चल जाता था। बाकी माइक्स की बैटरीज चेंज होती हैं, तो माइक्स की बैटरीज एवरी 8 आवर्स चेंज हो रही थी, क्योंकि दिन में 4 बार चेंज हो रही थी, ऐसी एवरी 8 आवर्स चेंज हो रही थी, तो उस हिसाब से भी हम 8 आवर्स का हिसाब लगा लेते थे। तो
बाकी तो सब अंदाजे पे ही चल रहा था, हिसाब हिसाब। और बॉयज़ बड़े तेज़ थे इसमें, सारे बॉयज़ जैसे बग्गा जी हो गए, करणवीर हो गए, इनको सबको डेट्स तक याद थी कि कौन सी डेट चल रही है। हमको कुछ नहीं पता होता था। मैं तो ऐसा होती थी, बग्गा जी हमको कितने दिन हो गए आए हुए, अच्छा तुमको कितने दिन हुए आए हुए, हाँ मैं बताता हूँ ना इतने दिन उतना दिन, तो वो ऐसे फट गणित कर लेते होते थे। तो विवियन ने भी कुछ ऐसे ही अंदाज़ा ना सन के हिसाब से किया हुआ था। बट द गुड पार्ट इज़ कि वो नमाज पढ़ रहे थे, वो छोड़ा नहीं उन्होंने, चाहे टाइमिंग ऊपर नीचे तो डेफिनेटली हो रहा होगा ना, अंदाजे पे था, बट वो नमाज पढ़ रहे थे। लाइक 5 टाइम का वक्त का नमाज उन्होंने किया है अंदर। सो गुड। ऑल्सो ये जो कैलकुलेशन की बात की आपने, रजत इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। क्या कहना चाहोगे उन पर, यो जो हाथों से जोड़ जोड़ के जो फटाफट वो कैलकुलेट करते? नहीं, बग्गा जी गिनती कर रहे थे कौन से कितने दिन हो गए अंदर, रजत जी गिनती कर रहे थे कितने लोग रह गए अंदर। तो ये फर्क था। तो रजत की गिनती ना बस हमेशा ये चलती थी, कौन नॉमिनेट हो सकता है, कितने लोग रह सकते हैं, कितने लोग एविक्ट हो सकते हैं, कौन टाइम कोड बन सकता है, उसकी गिनतियाँ यहाँ चलती थी। यामिनी, हमने देखा है आपका जो सपोर्ट है वो रजत को ही है, बट आपने ये अभी हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ मीडिया राउंड, वो आपने देखा है कुछ भी ग्लिम्स? हाँ देखा है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से देखा है सब। जिस तरह से अविनाश और ईशा की क्लास लगाई गई, विवियन की लगाई गई, और कहीं ना कहीं रजत को भी आड़े हाथ लिया गया, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से क्वेश्चन आंसर्स किए गए हैं, क्या वो सही था? एंड अगर कुछ भी चीज़ खटकी है अगर आपको? देखो मैं रजत को सपोर्ट कर रही हूँ, बट मैं अविनाश को भी सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि अविनाश ने मेरे को अंदर घर के अंदर डे 1 से सपोर्ट किया है। तो मैं अविनाश के लिए हमेशा अच्छा ही बोलती नज़र आऊँगी और उसकी बुराई भी सुनने को तैयार नहीं होंगी। तो मुझे तो नहीं पसंद कि कोई अविनाश की कोई भी बुराई कर दे। तो अविनाश की कभी भी जैसे पीछे भी क्लास लगाई सबने, बहुत लोग आए, बहुत कुछ गंदा गंदा बोला, लोगों की मम्मी आई, मम्मी भी बोल गई गलत गलत। तो मुझे तो नहीं पसंद है कि कोई भी अविनाश जी को कुछ भी गलत बोले। कौन सी बातें खटकी आपको ज़्यादा? सबसे ज़्यादा तो जो सबसे गंदा जो इस सीज़न में अविनाश जी के लिए बोला गया, वो वुमेनाइज़र वर्ड बोला गया। तो अविनाश जी बिल्कुल भी वुमेनाइज़र नहीं है, बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल इंसान है वो। ऐसे किसी को कभी कोई गलत टच नहीं किया, कभी गलत नज़रों से नहीं देखा, कभी गलत कुछ नहीं बोला है उस आदमी ने। ऐसी ज़बरदस्ती लड़कियाँ भी तो कई बारी ज़्यादा कर जाती हैं, तो कुछ वो ही इज़ नॉट अ वुमेनाइज़र फॉर श्योर। ईशा और अविनाश का क्या लग रहा है देख के? ईशा और अविनाश का जब मैं अंदर घर में थी तो मुझे लग रहा था कि बहुत क्यूट हैं दोनों साथ में। और अविनाश तो ईशा की बहुत ज़्यादा ही केयर करता है, बहुत पैम्पर करता है उसको। मतलब हाय मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाए जो मेरी इतनी केयर करे और इतनी पैम्परिंग करे। लेकिन बाहर आके ऑब्वियसली कुछ र्यूमर्स फैले हुए हैं कि ईशा का शालीन के साथ है, तो अभी वो नहीं पता है और मैं नहीं चाहती कि हो। अगर मैं चाहती हूँ कि ईशा सिंगल हो और वो अविनाश को हाँ कह दे। इसके अलावा यामिनी, कशिश की अगर बात करें तो कशिश भी कहीं ना कहीं आपकी और ईडन की एक कहते हैं ना दोस्ती बन गई है आप तीनों की। एक अलग ही आपने कहते हैं ना 12 की झुंड में से एक अलग ही अपना बना लिया ग्रुप। बाहर निकलने के बाद आप लोगों को समझ में आया कि हाँ क्या कितनी एक दूसरे के लिए आप लोग अवेलेबल हो। क्या कहना चाहोगे कशिश को, जिस तरह से कहा जाता है, जिस तरह से कशिश के साथ हुई ये चीज़ें स्प्लिट्स विला से लेकर अब तक, ऑल्सो जब वो घर में गई तो कहीं ना कहीं देखा होगा आपने वीकेंड के वार पर भी उन्हें जब चीज़ें सारी सलमान सर के सामने आई, क्या फील हुआ आपको? एंड कशिश की तरफ वो फ्रेंडशिप वाला अट्रैक्शन हुआ कैसे? सो कशिश के साथ मैं एक प्री कंसीव नोशन के साथ गई थी कि कशिश, क्योंकि मैंने भी स्प्लिट्स विला देखा था तो मुझे भी लगता था कि हाय कशिश ने कैसे कितना गलत किया दिग्विजय के साथ। और मैं दिग्विजय के फुल सपोर्ट में थी। मैं दिग्विजय के लिए आज भी पॉजिटिव ही हूँ, लेकिन धीरे धीरे एज एंड व्हेन आई गॉट टू नो कशिश ऑल्सो, तो मैंने कहा यार ठीक तो है तू। और उसका भी सेम था, वो भी मतलब क्योंकि मेरे से हेट करती थी शुरू में, तो वो भी हम जब बातें करने लगे तो बोले ठीक तो है तू, हाँ ठीक तो है तू। तो दोनों का ऐसा था। फिर धीरे धीरे ऑर्गेनिकली द फ्रेंडशिप केप्ट ग्रोइंग, कि नहीं एक दूसरे की केयर करते थे, एक दूसरे की चिंता करते थे, एक दूसरे के साथ फैशन डिस्कस करते थे, मेकअप एक दूसरे का कर रहे होते थे। तो वो धीरे धीरे सब हुआ। और ईडन के साथ भी सेम हुआ कि ईडन और मेरी पहले बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी। पहले वो बहुत झगड़ा करती थी, मेरे से खासकर ईडन झगड़ा करती थी अपनी तरफ से। तो फिर मैं भी उसको कहती थी ठीक है अब हम सब नॉमिनेट करेंगे एक दूसरे को, ऐसा पूरे साल नॉमिनेट करते रहेंगे, ऐसा था। बट अभी देखो ना कितनी अच्छी दोस्ती हो गई। बाद में रियलाइज़ हुआ कि अरे बहुत लोग हमें फालतू का झगड़ा करवा के खुश हो रहे थे ना, कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में सारे बंदर रोटी खाना चाहते थे ऐसे। तो अब हम साथ हैं।
ऑल्सो यामिनी आपको एक चीज़ें और ज़्यादा सहनी पड़ी कि आप मतलब एकदम कंपेयर ही कर दिया गया कि आप शहनाज ही हो, शहनाज की रेप्लिका हो, मतलब हर एकदम स्टैम्प ही दे दिए कि हाँ भाई अब ये दूसरी शहनाज आ गई है। सो आपने ये तो क्लियर कर दिया है कि हाँ चलो मैं खुश हूँ, मुझे अगर उस तरह से देखा जा रहा है। बट कहीं ना कहीं आपने जब अंदर गई आपने कहीं से भी अपना गेम रिलेट किया शहनाज के साथ? देखो, मुझे वो बहुत क्यूट लगती है, मुझे मैं भी बहुत क्यूट लगती हूँ, ठीक है। मुझे वो मस्त बिंदास पंजाबन लगती है, मुझे मैं भी मस्त बिंदास पंजाबन लगती हूँ। तो जब तक शुरू में करण जी वगैरह बोल रहे थे ना, अरे इसके जैसी लगती है, मैं कहती थी हाँ, आई वॉज वेरी प्राउड, हाँ लगती हूँ ना, हाँ लगती हूँ ना। लेकिन एक टाइम आया जब उन्होंने ना ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि ये मैं हूँ ही नहीं, मैं नकली हूँ, मैं उसको कॉपी कर रही हूँ। तो वो वहाँ से मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ, वहाँ से वो मेंटली मुझे डिस्टर्ब करने लग गया कि प्लीज़ यार आप कॉपी तो मत बोलो ना, आप मैं इतने दिनों से जो कर रही हूँ, कह रही हूँ, आप वो तो मत बोलो कि मैं नकली हूँ। और आपको पता है, अगर आई डोंट नो वो दिखाया या नहीं दिखाया, बट एक दिन विवियन आए, विवियन ने मुझे बिठा के समझाया कि यामिनी ये चीज़ें मत अफेक्ट होने दो अपने ऊपर, मैं एक्टर हूँ, मैं पहचान सकता हूँ कि कौन एक्टिंग कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। मैं देखता हूँ तू बिल्कुल ना स्पॉन्टेनियस जवाब देती है, तू कुछ सोच के जवाब नहीं दे रही होती है, कहीं से वो आता नहीं है कि तू पहले प्लान करती है, अरे ये जाके एक्टिंग करके आऊँगी बोलूँगी, नहीं, तू ऑन द स्पॉट इंस्टेंट रिएक्शंस दे रही होती है। तो मैं एक एक्टर हूँ, मैं पहचानता हूँ कि तू किसी की एक्टिंग नहीं कर रही है, तू रियल है। बोला तू किसी की मत सुन, ये तेरा गेम खराब करेंगे सारे मिलके, तू जैसी है ना तू वैसी ही रहे, मस्त बिंदास खेल। और अविनाश भी ये बोलते थे, मस्त बिंदास खेलो यामिनी जी, आप बहुत एंटरटेनिंग आप करो ऐसे। यामिनी आपका तो सपोर्ट अविनाश को है ही, बट अविनाश ने चाहत को जैसा ट्रीट किया, मतलब घर के अंदर जो भी चीज़ें उन्होंने बोली, मतलब कोई भी जो भी गुस्सा रहा होगा, बट एक नेशनल टीवी पे है वो, 24 आवर्स लाइव है वो। एंड जो उन्होंने चाहत के ऊपर जो भी मतलब रिमार्क्स लगाए थे, और जब उनकी मम्मी आई घर के अंदर तो उन्होंने कहा सेट पर क्या होता था बता दूँ, तो क्या वो सही था? देखो, चाहत अगर चाहती हैं कि वो सब 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 उनकी रिस्पेक्ट करें, तो चाहत थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। जब विवियन क्लियरली बोलता है मुझसे दूर रहो, तो दूर रहो, तुम क्यों जाती हो उंगली करने। जब अविनाश क्लियर बोलता है कि मुझसे चाहत दूर रहा करो, मेरे से मत बात किया करो, जाती तो तुम हो तिल्ली मारने के लिए, तुम जाती हो किसी भी आदमी को वो कर देती हो चिंगारी, उसके बाद जब आदमी रिएक्शंस देता है तब तुम विक्टिम कार्ड, वुमेन कार्ड प्ले करती हो। तो बहुत शुरू में आके एकता मैम बोल गई थी कि चाहत तुम वुमेन कार्ड प्ले करती हो, देख लो एंड तक उसने और उसकी मम्मी ने वुमेन कार्ड प्ले किए हैं, तो क्या कर सकते हैं बताओ। मतलब मैं भी तो अविनाश मिश्रा के साथ रही हूँ और मैं विवियन के साथ भी रही हूँ, दोनों आदमियों की तो मैं तो तारीफ करती हूँ। मेरे साथ तो कोई बदतमीजी नहीं करते थे, मेरे को तो बहुत लाड लड़ाते थे। मतलब अविनाश जी ने तो मेरे को हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा पैम्पर किया, हमेशा अच्छा अच्छा बोला, विवियन ने भी हमेशा अच्छा अच्छा बोला। तो हमें क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि हम उंगली नहीं कर रहे थे, हम इज्जत दे रहे थे, हमें इज्जत मिल रही थी। यामिनी आपका भी हमने बहुत सारा इंसिडेंट सुना था जब आप घर के अंदर गए थे आउटफिट्स के साथ, और बहुत सारा ये आपके ही जो मेंबर्स थे कुछ डामाडोल हुआ था, तो क्या वो एक बताना चाहेंगे? आपने आउटफिट्स वगैरह को भी लेके मतलब गलत आउटफिट्स वगैरह आपको भेजा गया था जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान भी हो गई थी। मैं तो बहुत परेशान हुई हूँ आउटफिट्स को लेके। मतलब मैंने तो ज़िंदगी में सबसे गलत डिज़ाइनर को चूज़ कर लिया, जिस डिज़ाइनर ने ना मेरी पूरी की पूरी स्क्रीन की तबाही कर दी। यार मैं हूँ थोड़ी सी वोलप्चुअस, राइट। अब आपको एक डिज़ाइनर को पता होना चाहिए, साइज़ तो पता होना चाहिए कम से कम। मेरा साइज़ एक्सेल है, वो मुझे 2XL साइज़ के कपड़े भेजे जा रही है। मैं रोज़ कैमरा पे बोलती थी कि प्लीज़ को इन्फॉर्म करो मेरे डिज़ाइनर को, मेरा साइज़ एक्सेल है, मत भेज। उसने सारे कपड़े लूज़ भेजे, सब लूज़ ढीले कपड़े पहन के घूम रही हूँ मैं घर में। और हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, मुझे बस ऐसा हो रहा था बिग बॉस प्लीज़ थोड़ी देर के लिए एक बार घर पे फ़ोन कर लेने दो, एक बार मेरे घर पे बोल दो मेरे गलत साइज़ के कपड़े आ रहे हैं। ऐसा हो रखा था। तो अब उसने पूरे गलत साइज़ के कपड़े भेजे, बहुत गलत किया मेरे डिज़ाइनर ने मेरे साथ। और बाद में उसने एक सॉरी तक नहीं कह रही है कि मैं मेजरमेंट के हिसाब से भेजी। मैंने कहा कौन सी मेजरमेंट बहन, ये लोग सब मजाक उड़ाते थे मेरा, हंसते थे, जो कपड़े आते थे हम खोलते थे, ऐसे लूज बड़े कपड़े होते थे। मैं किसके साइज़ के कपड़े भेज रही है ब्रो? आई एम लाइक 75 kg, आई एम नॉट 100 kg कि आप भेज रही है। तो उसकी वजह से मैं और मोटी दिख रही हूँ। अभी देखो सामने बैठी हूँ, मैं नॉर्मल दिखती हूँ ना, उस पागल औरत की वजह से, उस डिज़ाइनर की वजह से मैं और मोटी दिख रही हूँ। बट उसके वजह से यामिनी कहीं ना कहीं आपके गेम पे अफेक्ट हुआ है या नहीं कपड़ों की वजह से? बिकॉज एक दिमाग में ना एक शक बैठ जाता है जब ना, तो वो कुछ ना कुछ काम बिगाड़ते रहता है। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? देखो, हर लड़की ना सुंदर दिखना चाहती है, तो जब लड़कियां सुंदर नहीं दिख रही होती हैं ना, तो वो आधा टाइम मेंटली वैसे ही परेशान रहती हैं। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ भी अफेक्ट कर रही थी मुझे ना, जब मुझे लग रहा है कि यार मैंने कुछ अच्छा ही नहीं पहना है, आई एम नॉट फीलिंग ब्यूटीफुल, आई एम नॉट फीलिंग सेक्सी अबाउट माई सेल्फ, तो कहाँ से अच्छा लगेगा मुझे। ऑफ कोर्स मेरा दिमाग ख़राब होता रहता था, बहुत दिमाग ख़राब होता था। कैमरा पे रख के बहुत बोलती थी, बट कोई पता नहीं, फिर भी 2XL कपड़े आ जाते थे, फिर भी ओवर साइज़ कपड़े आ रहे थे, क्या करूँ बताओ।
यामिनी, शिल्पा जी अपने एविक्शन से काफ़ी परेशान हैं, बट आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनका? मिडवीक एविक्शन जो हुआ है, ये फेयर था या अनफेयर था? हमारे भी तो एविक्शन हुए हैं, दिग्विजय का एविक्शन सबसे अनफेयर था, फिर उस समय तो होना ही नहीं चाहिए था, वो ऐसे अचानक से बुला के सबको ऐसे कर दिया। श्रुतिका डिसाइड करेगी क्या? तो ये तो सबके साथ हुआ ना, तो अभी अचानक इनके साथ जब तब उनको हम पे तरस नहीं आया, तो अभी ये तो एटलीस्ट फिनाले तक तो आ गए। हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाए, हम लोग फैमिली राउंड में नहीं थे, हम लोग कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, हम लोगों ने कितना कुछ मिस कर दिया। तो तब हम लोग, इन लोगों को भी तो हंसी आ रही होती थी हम पर, तो अब हमको किस बात का तरस आएगा? ठीक है भाई, अपनी अपनी किस्मत है, सब एक एक करके बाहर आएंगे। एटलीस्ट फिनाले तक पहुंचे हैं, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। जो जो फिनाले तक पहुंचा है ना इस वीक तक, जिसने सारी जर्नी जी है, वो बहुत लकी हैं भाई। सो यामिनी, मुझे ये बताइए, आप लोगों के निकलने के बाद से घर के, किसका एविक्शन देखकर आपको बड़ा मज़ा आया हो? मैं मुझे एक्चुअली तसल्ली मिली जब श्रुतिका विक्ट हुई, क्योंकि कर्मा आया। जैसे तुमने मुझे, दिग्विजय, ईडन सबको निकलवाया था ना, ऐसे ही अचानक से फिर तुम भी मिड वीक ही निकली। तुम चाहती तो, अगर श्रुतिका चाहती तो दिग्विजय को बचा सकती थी। बिग बॉस ने तो क्लियरली पूछा था, आप बचाना चाहते हो? उसने बोला नहीं बचाना चाहती। आप तो दोस्त, कभी थोड़ी बहुत दोस्ती तो थी ना, बट आपने नहीं निभाई। फिर टाइम गॉड किसने बनाया था? ईडन और कशिश नहीं बनाया था ना। तो लेकिन इन दी एंड ईडन को और मुझको ही एंड में बिल्कुल रख दिया। और जब टास्क हुआ और हम लोगों को इम्यूनिटी मिल गई, मुझे विवियन ने इम्यूनिटी दिलवा दी, एंड आई थिंक सारा ने या किसी ने, ईडन को भी, सब सेफ हो गए थे। तो मैं और ईडन सेफ हो गए थे। और फिर अचानक पता नहीं क्या कैमरा पे जाके कौन से रूल्स तोड़े, क्या हुआ, बिकॉज ऑफ हर हम लोग फिर से नॉन इम्यून हो गए। तो हमारी फिर से इम्यूनिटी छीन ली गई थी, हम लोग फिर वापस आ गए, और उसकी वजह से हम आज बाहर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी ना, तो हम भी बाहर आए हैं। तो अभी तुम भी बाहर सेम तरीके से ही आए हो, तो देखो फिर ऊपर वाला देख रहा था। ऑल्सो यामिनी, आप और ईडन दोनों ही एल्विश के साथ मिले थे, पॉडकास्ट हुआ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी लेकर लोगों के दिमाग में अलग अलग थॉट है कि वो ऐसे वैसे है, और पता नहीं किससे किससे कंपेयर किया जाता है उनको। पता नहीं, हमें तो बहुत अच्छे से मिले, बहुत रिस्पेक्टफुल थे, हमारे साथ तो बिल्कुल बढ़िया थे। इनफैक्ट वो तो मेरे नेबर हैं, तो मतलब बिल्कुल घर आए, फैमिली से मिलके गए, मैं भी उनके घर होके आई। तो सब अच्छे इंसान हैं, मतलब मेरे को तो अच्छे लगे, सब बढ़िया, बिल्कुल फुल ऑन रिस्पेक्टफुल। बट वो जो कहा जाता है ना, प्रैंक वैंक हुआ है कि नहीं आपके साथ? क्योंकि प्रैंक में बड़े तेज़ है वो। प्रैंक तो वहीं पे कितना परेशान किया। वो बोला शॉक वाला मीटर पहना रहे हैं, तो पहले बोले कि अरे आप ना बस पहन लो, हम लोग शॉक देंगे नहीं, लाइट रखेंगे। तो अभी बोला कि जैसे ही हमने बोलना शुरू किया तो ये पट दबाना शुरू किया, और भयंकर शॉक लग रहे थे। तो प्रैंक तो वहीं पे चल रहा था, बिल्कुल भयंकर शॉक आ रहा था, हम चीखे मार रहे थे। बोले हमें नेचुरल रिएक्शन चाहिए था, और नहीं तो आप पहनती नहीं अगर हम बता देते आपको पहले तो। सो अब टॉप 3 में किसको देख रहे हो यामिनी आप? टॉप 3 बड़ा क्लियर है, रजत, अविनाश एंड विवियन। एंड विनर किसे देखना चाहते हो? मैं एक्चुअली ऑनेस्ट आंसर है कि भाई तीनों में से कोई भी बन जाएगा ना, आई बी हैप्पी, है ना। अब रजत मेरे शहर के हैं, तो मैं अपने शहर को बायस्ड हो जाती हूँ। अब मिश्रा जी मेरे वैसे फेवरेट है, तो मैं वैसे बायस्ड हो जाती हूँ। विवियन जो है वो सुपरस्टार हमेशा के रहे हैं, हम तो उनको वैम्पायर टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो फिर उनका भी बनता है। फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ भाई कैसे करूँ क्या। तो हाँ, किसी और को मिलेगी ना तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। करणवीर और चुम का वो रिश्ता देखकर आपको क्या लग रहा है? नकली है। अगर असली है तो प्लीज़ शादी कर लो, क्योंकि करण जी आपको तो कोई लड़की सहन ही नहीं कर पाती। अब चुम आपको बर्दाश्त कर रही है इतने अच्छे से, तो प्लीज़ शादी कर लो। ये मैं अंदर भी बोल के आई हूँ कि कर लो भाई शादी अगर। बट मुझे लगता नहीं है कि चुम उनसे शादी करेगी। चुम, आई थिंक चुम को समझ में आ चुका है कि लव एंगल अच्छा चल रहा है, तो लेट्स कीप प्लेइंग इट। क्योंकि वो जो बाहर है ना, वो उसके साथ 10 साल से जिसके साथ थी, वो उसी के पास जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बट इधर भी आ जाए तो मैं तो शादी में भी नाचने पहुँच जाऊँगी करण जी आपकी। थैंक यू सो मच यामिनी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। फिनाले पे क्या आपका कोई डांस परफॉर्मेंस है? ऐसा मुझे तो पता चल गया है, बट अब आप ही कंफर्मेशन दे दो। नहीं है, मैं ऐसे ही बस हम चीयर अप करने जा रहे हैं। मैंने तो सुना है आपका ईडन का और कशिश तीनों का साथ में है। नहीं, हम सिर्फ चीयर अप करने जा रहे हैं। हम सिर्फ सबको ये करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच यामिनी एंड ऑल द बेस्ट। ऑल्सो एक लास्ट क्वेश्चन है, आपने इन
बिग बॉस के जर्नी से स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव देखा है? बिग बॉस की स्टार्टिंग से लेके अभी तक मेरी जी जी में जब से आप जुड़ी, जब से इतना लोगों से और प्यार मिलने लगा, एक जो फेम मिल गया है, क्या बदलाव आप आपकी लाइफ में देख रही हो? एक तो ऑब्वियसली प्यार व्यार तो सब बहुत मिल रहा है, यू नो, लॉट, ऑल द अटेंशन, सबके फ़ोन आना, सबका प्यार करना, सब जहाँ खड़े हो वहीं मैम सेल्फी चाहिए, मैम सेल्फी चाहिए, वो सब तो बहुत अमेजिंग चल रहा है। बाकी उथल पुथल भी बहुत मची हुई है मेरी लाइफ में क्योंकि अभी मैं मस्त गुड़गांव में चिल कर रही थी, मस्त पापा की परी घर की कोठी में रहने वाली अभी यहाँ पे आके मुंबई में आके घर ढूंढना पड़ रहा है। मुंबई का ट्रैफिक थोड़ा सा बॉदर कर रहा है, वहाँ पे मस्त तेज़ी से गुड़गांव में शाए शाए करके गाड़ी चलाने की आदत है। अभी यहाँ गाड़ी नहीं है, यहाँ कैब में जाना होता है, ऐसे तो उथल पुथल बहुत मची हुई है मेरी लाइफ में जब से। बट यामिनी, आपको आपका वो ड्रीम बॉय मिला है या नहीं, सपनों का राजकुमार? पता नहीं कहाँ है मेरा ड्रीम बॉय, ये कहाँ है मेरा ड्रीम बॉय, मतलब तुम कहाँ हो, काहे इतनी लेट कर रहे हो बताओ यार, सी आई एम वेटिंग यार। आप जहाँ भी हो यामिनी के ड्रीम बॉय, प्लीज़ जल्दी कांटेक्ट करो उन्हें, क्योंकि वो वेट कर रही है, हम भी वेट कर रहे हैं उनके साथ, ताकि हम आपको यामिनी के साथ शूट कर सके। सुनो, लेट मत करो, ये किस बात की इंतजार इतनी, मतलब ठीक है सब्र का फल मीठा होता है, तो इतना भी नहीं सब्र करना था ना, मतलब अब आ जाओ, हो गया। थैंक यू सो मच यामिनी एंड ऑल द बेस्ट, ऐसे ही धमाल मचाते रहो आप। फिनाले के दिन मिलते हैं अब आपसे धमाल मचाने। ऑलराइट, मिलते हैं फिनाले पे, और स्टेज पे जाने चाहिए मेरे फेवरेट अविनाश जी और रजत जी, और ऐसे ऐसे हाथ करने चाहिए, बाकी उनकी किस्मत